मुझे और मेरे भाई दोनों को सिस्टम मिले थे। 1000 गुना बढ़ाने वाला और 1000 गुना घटाने वाला। अपने क्रश के सामने दिखावा करने के लिए मेरा भाई घटाने वाला सिस्टम झपट कर ले गया और दूसरा मेरे लिए छोड़ गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब बदल गया। प्रलय जैसी बाढ़ आ गई। सब लोग इमारतों की ऊपरी मंजिलों में फंस गए। वहां सिर्फ संसाधन ही मायने रखते थे। मेरे 1000 गुना बढ़ाने वाले सिस्टम से मैं एक बिस्कुट को महीने भर का राशन बना सकता था। किसी तरह मैं प्रलय में बच गया। लेकिन मेरे निर्दयी भाई ने मुझे बांधकर छत से नीचे फेंक दिया। वह चिल्लाया, तुम स्वार्थी कमीने हो। सब भूखे मरते रहे और तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम इंसान भी हो? आज मैं सबका बदला ले रहा हूं, अपनी प्यारी शाओलिन का भी। फिर मेरी आंख खुली और मुझे समझ आया कि मैं लौट आया हूं। मैं फिर उसी पल पर था जब सिस्टम चुनने थे। इस बार मेरा घटिया भाई पहले ही 1000 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम छीनने दौड़ा। तभी मुझे समझ आया, वह भी मेरे साथ पुनर्जन्म लेकर लौटा है। मैं बस मुस्कुराया। सामने प्रॉम्प्ट उभरा, अपना सिस्टम चुनो। मैं 1000 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम चुनता हूं। मेरा भाई अधीर होकर चिल्लाया, बाइंडिंग सफल। किसी भी वस्तु को 1000 गुना बढ़ाया जा सकता है। एक ही वस्तु पर बार बार इस्तेमाल नहीं होगा। अवधि 87,600 घंटे। वह हंस पड़ा। भाई, इसके लिए मुझसे लड़ोगे तो नहीं? मैंने उसके घमंडी चेहरे को देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे बिगड़े हुए छोटे भाई हो। मैं घटाने वाला सिस्टम ले लेता हूं। वह राहत की सांस लेने लगा। तभी मेज पर रखा सेब अचानक विशाल हो गया। उसने कॉफी टेबल को कुचल दिया। मेरा भाई खुशी से उछल पड़ा। फिर मेरी तरफ देखकर हंसा। तेरे घटाने वाले सिस्टम का क्या फायदा है? बड़ा बेकार लगता है। मैंने कहा, हाँ, खास काम का नहीं। मैंने टूटी मेज को छुआ और वह तुरंत गायब हो गई। शायद बस जादू का एक छोटा सा खेल। वह और जोर से हंसा। तेरा सिस्टम तो बिल्कुल घटिया है। ज्यादा से ज्यादा सफाई में काम आएगा। ओए, कुछ पैसे दे। मैं बाहर मौज करने जा रहा हूं। उसके निकलते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। प्रलय आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। समय बहुत कम था। पहला कदम था जितना हो सके उतना पैसा जुटाना। मैंने हर ऑनलाइन लोन ऐप खंगाल डाली और 1 महीने के अंदर $5 लाख का इंतजाम कर लिया। निकलने से पहले मुझे भाई का आईडी कार्ड मिला। मैंने उसे माइक्रोवेव में जला दिया। रात तक मैं सप्लाई लेकर लौटा और उन्हें वेंटिलेशन डक्ट में छिपा दिया। मैंने पहले ही ड्राइंग रूम का वेंट उखाड़ दिया था ताकि दुनिया खत्म होने से पहले एक गुप्त स्टैश बना सकूं। मैंने टेम्पर्ड ग्लास मंगवाया और वेंट शाफ्ट के अंदर दीवार में ही एक छोटा सर्वाइवल बेस बना लिया। उसमें छोटा विंड जनरेटर लगाया और फुल स्पेक्ट्रम लाइट भी। यह काम पूरा होते ही मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की सुनामी शुरू कर दी। उसी रात सामने वाले फ्लैट से आवाजें आईं। वह मेरा भाई था और शाओलिन उससे पूछ रही थी, क्या तुमने सच में यह फ्लैट मुझे दे दिया? उसने कहा, हाँ, अब यह पूरा तुम्हारा है। वह बोला, नीचे मां बाप के साथ रहना बहुत तंग था। शाओलिन ने शुक्रिया कहा। उसने जवाब दिया, बात सिर्फ जगह की नहीं है। आगे चलकर तुम मुझे और धन्यवाद दोगी। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। इसे पता है नीचे वाली मंजिल डूबने वाली है। लेकिन इसे पैसे मिले कहां से? मैंने तो इसका आईडी कार्ड जला दिया था। यह लोन ले ही नहीं सकता था। मैंने तुरंत उससे सवाल किया, घर की रजिस्ट्री कहाँ है? फिर मैंने शाओलिन की ओर देखा। तुमने घर खरीद लिया। इस डाउन पेमेंट के लिए मेरे भाई ने जान तोड़ मेहनत की है। यह पैसा आसमान से नहीं गिरा। यह हमारे पुराने घर से आया है। उसने कहा, मुझे भी उसमें हिस्सा चाहिए। शाओलिन झल्ला उठी। हर चीज तुम्हारे बारे में ही क्यों होती है? वह हंसा और बोला, मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूं, तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट।
फिर उसने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। हम सौतेले भाई हैं। हमारे बीच खून का रिश्ता भी नहीं। अगर पिछले जन्म में मैंने अपनी सौतेली मां से वादा न किया होता तो मैं इस निकम्मे बोझ को 10 साल तक कभी न ढोता। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रलय में कौन बचता है। मैं वापस कमरे में गया और सप्लाई मंगाता रहा। अगली सुबह मैंने उसे घर से दूर रखने के लिए सोफे पर 5,000 युआन छोड़ दिए। नीचे जाते समय मेरी मुलाकात शाओलिन के परिवार से हुई। वे ताने मार रहे थे, जो लोग ऊपर वाली मंजिल खरीदते हैं वे मूर्ख होते हैं। बुढ़ापे में सीढ़ियां चढ़ेंगे तब असली दर्द समझ आएगा। और अगर इन्हें लिफ्ट चाहिए तो पहले हमें भारी मुआवजा दें। 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन से कम नहीं। मैं तिरस्कार से मुस्कुरा उठा। आज मैं बीज और औजार खरीदने निकला था। साथ में मैंने सर्विलांस कैमरे भी लिए। जब लौटा मेरा भाई घर पर नहीं था। कमाल, यही तो चाहिए था। मेरे पास पूरा समय था। मैंने सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया, फिर अपनी ताकत से बड़े सामान को छोटा किया और उन्हें अपने मिनिएचर बेस में छिपा दिया। दूसरी ट्रिप में मैं मुर्गियां, बतखें और सुअर लेकर आया। सबको 1000 गुना छोटा कर दिया था। तभी डोरबेल बजी। मेरा भाई लौट आया था और उसके साथ थी इन्फ्लुएंसर शाओलिन। उसने कहा, यह मेरा भाई है। और भाई, यह शाओलिन है, हमारे पुराने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। मैं उसे भली भांति पहचानता था। शाओलिन सामने वाले फ्लैट में चली गई। मेरा भाई लालच भरी नजर से बोला, भाई कुछ और पैसे दे दे, मैं तुम्हारा प्यारा छोटा भाई हूं ना। मैंने कहा, जरूरी काम हो तभी लौटना। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वह हंसकर बोला, धन्यवाद, इसे मैं अपने भविष्य के बढ़ाने वाले सर्विस का एडवांस मानता हूं। फिर वह सोफे पर धम्म से गिर पड़ा। उसने मेज से एक सेब उठाया, बड़ा सा कौर लिया। फिर उसकी नजर मेरे छोड़े हुए बीजों के बैग पर पड़ी। वह चौंककर बोला, सच में? भाई, यह कबाड़ क्यों रखा है? आसमान कई दिनों से अजीब है। हमें ये सिस्टम भी अचानक मिले हैं। सच कहूं, मुझे भी डर लग रहा है। मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, इसलिए मैंने एहतियात में कुछ बीज बचाकर रख लिए। वह यह सुनकर ठहाका मारने लगा, भाई तू सच में बेवकूफ है। मेरे पास बढ़ाने वाला सिस्टम है। इस कचरे का क्या काम? उसने बीजों को घृणा से कूड़ेदान में फेंक दिया। इस बारिश वाली प्रलय में खेती कैसे होगी? सूरज निकलेगा ही कहां से? अगली सुबह बारिश और तेज थी। मैंने भाई को शाओलिन का सामान उठाते देखा। क्या घटिया चापलूस है। वह सस्ते सामान पर ताने मार रही थी। शाओलिन ने उसे झिड़क दिया, मगर वह अभी सच बताना नहीं चाहता था। शायद वह चाहता था प्रलय शुरू होने पर उसे चौंकाए। उसने पूछा, भाई क्या यह सामान अभी अंदर रख दूं? मैंने कहा, जो करना है करो। फिर उसने पूछा, कहां जा रहे हो? बाहर तो मूसलाधार बारिश है। मैंने कहा, ऑफिस जा रहा हूं। उसने शाओलिन को देखा और चुप रह गया। उसे पता था वह मुझे रुकने को नहीं कहेगा। मैंने कॉलर सीधा किया और जितनी जल्दी हो सका वहां से निकल गया। ऑफिस की लॉबी मेरे मंगाए सामान से भरी पड़ी थी। डिलीवरी वाला बोला, कहाँ थे आप? इतना सारा सामान क्यों खरीदा? लॉटरी लगी क्या? एक आदमी से यह उठेगा नहीं। दोस्तों को क्यों नहीं बुलाते? मैंने सिर हिलाकर कहा, जरूरत नहीं। सबसे महंगी चीज पर मैंने $5,000 का बीमा कराया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। डिलीवरी वाले ने सामान खोलना शुरू किया। मैंने मुख्य पैकेज खोला। अंदर $2 लाख की एक मिनिएचर विला थी। वह हंसा, अमीरों के खिलौने हैं ये, तुम्हें कार लेनी चाहिए थी। मैं भी हंस पड़ा। सड़क किनारे फंसना मुझे मंजूर नहीं था। मैंने उसे महंगी सिगरेट टिप में दी। सब ठीक देखकर मैं अगले कदम के लिए तैयार हो गया।
जैसे ही वह सिगरेट जलाने को मुड़ा, मैंने हाथ बढ़ाया। सामान का पहाड़ पल भर में हवा हो गया। उसकी आंखें फट गईं। वह हकलाया, अभी यहीं था। तुमने देखा ना? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे हाथ में बस मिनिएचर विला वाला छोटा पैकेट था। वह धम्म से बैठ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने कहा। अभी सब यही था। और फिर गायब हो गया। मैंने कंधे उचका दिए और पूछा, क्या तुम्हें यह जगह भूती लगती है? सच्चाई यह थी, यह कंपनी सालों की नाकाम बिक्री से पहले ही शापित लगने लगी थी। मैं ऊपर गया और कुर्सी पर बैठते ही फिल्में डाउनलोड करने लगा। मुझे सैकड़ों ड्राइव भरनी थीं। सैकड़ों टेराबाइट डेटा चाहिए था। मेरी मेज टेकवे डिब्बों से भर गई। मैं शांति से काम कर रहा था। तभी बगल वाली डेस्क की मिसेज ली मेरे पास आ गईं। उन्होंने पूछा, वोंग, वीकेंड भर दिखे नहीं, कहीं जैकपॉट तो नहीं लग गया? मैंने कहा, अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिकते। तभी मैनेजर पैन अंदर आ गया। वह गर्जा, क्या तमाशा है? आज कोई फ्लैट बेचा क्या? काम पर लगो। मेरी मेज तक आते ही वह मुझे देखकर फट पड़ा। वोंग ताओ, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? वह चिल्लाया। मैंने जवाब में उसे एक थप्पड़ मार दिया। वह घूमता हुआ पीछे जा गिरा। उसने कांपते होठों से पूछा, तुमने सच में मुझे मारा? मैंने कहा, हाँ। तो अब क्या कर लोगे? निकाल दोगे मुझे? मेरे जवाब से उसका दिमाग घूम गया। वह बड़बड़ाया, ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए था। फिर मेरी बदली हुई हिम्मत से डरकर पीछे हटने लगा। मैंने उंगली होठों पर रखी। उस रात जो हुआ, उसका राज मैं रखूंगा। यह सुनते ही मैनेजर पैन का चेहरा हरा पड़ गया। वह हकलाया, बकवास मत करो। तुम्हारे थप्पड़ का हिसाब बाद में बराबर करूंगा। फिर वह भाग गया। मिसेज ली ने पूछा, उसके ऑफिस में क्या हुआ था? मैंने बस कंधे उचकाए और कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अभी सबसे जरूरी काम था फिल्में डाउनलोड करना। प्रलय में आत्मा के लिए भी खाना चाहिए। ऑफिस का इंटरनेट बहुत तेज था। मैंने ड्राइव भरकर ब्रीफ केस में रखी। तभी एक अच्छी खुशबू आई। वह थी हमारी बड़ी बॉस, मिसेस हुआ। उन्होंने मुझे देखा और कहा, जिसे सच्चाई न पता हो वह तुम्हें ही बॉस समझेगा। मैंने कहा था, घर जैसा समझो, यह नहीं कि घर अपना मान बैठो। मैंने उनकी बात अनसुनी की। एक कागज पर अपना पता, नंबर और नक्शा लिखा और उनकी छाती पर चिपका दिया। वह हक्की बक्की रह गईं। यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यह मेरा पता है, मेरा नंबर है और छोटा सा रास्ता भी। अगर आने वाला समय न झेल पाओ तो मुझे ढूंढ लेना। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम सच में पसंद हो। फिर पीछे मुड़ा, अपना ऑफिस आईडी फाड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उंगली उठाकर कहा, अब मुझे वोंग मत कहना, आज से मिस्टर वोंग कहना। मैंने अंगूठा दिखाया और सिक्योरिटी आने से पहले निकल गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। घर लौटने का समय था। मुझे बेहिसाब सामान चाहिए था, क्योंकि यह बारिश शायद कभी बंद न हो। मैंने छाता खोला और निकल पड़ा। आज का मिशन था लोकल सुपरमार्केट साफ कर देना। लगभग सब ऑनलाइन ऑर्डर आ चुका था। 10 साल का राशन चाहिए था। सिस्टम का टाइमर खत्म होगा तब बारिश रुकेगी। हालात मुश्किल भी हो रहे थे और रोमांचक भी। आज पूरा फोकस खाने पर था। शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में जहां जहां मैं गया, सामान सिकुड़कर गायब होता गया। सब सीधा मेरे स्टोरेज में गिर रहा था। मैं एक पैसा देने वाला नहीं था। बाहर निकलते ही अलार्म बज उठा, मगर सिक्योरिटी को मेरे पास कुछ मिला ही नहीं। मॉल के बाहर खड़े खड़े मैं सोच रहा था, आखिरी 1 लाख कैसे खर्च करूं। तभी मेरी नजर एक कंपाउंड बो पर पड़ी। मैं दुकान में घुस गया। मैंने पूछा, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार झुंझलाकर बोला,
यह हथियार नहीं, कला की चीज है। खेल इतिहास की मील का पत्थर है। इसकी कीमत ठीक 1 लाख है। मैं उबासी लेकर बोला, ठीक है, इसे भर दो। उसने पूछा, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? उसे लगा मैं पेट्रोल भरवाना चाहता हूं। उसने 25 में गैस कैन किराए पर देने की बात कही। मैंने कहा, जरूरत नहीं। फिर अपना खाली चाय का कप आगे कर दिया और बोला, इसमें भर दो। वह घूरकर बोला, इसमें? 5 रुपए का पेट्रोल कप में? मैंने सिर हिला दिया। वह हंस हंसकर दोहरा हो गया। उसे लगा मैं पूरी तरह पागल हूं। मैं बिल्कुल गंभीर था। वह आदमी हंसते हंसते दोहरा हो गया। उसे लगा मैं पूरी तरह सनकी हूं। घर लौटते वक्त एक फेरारी मेरी लेन में घुस आई। सुनहरे बालों वाला ड्राइवर मुझे डराने को शीशा नीचे कर हंसा। मैं जरा नहीं डरा। सीधे गया और उसके चेहरे पर थूक दिया। वह पागल हो उठा। गाड़ी से निकलकर मुझ पर झपटा। सीधे खड़ा भी नहीं हुआ था कि मैंने उसकी टांगों के बीच जोरदार लात मार दी। वह बारिश में कराहता हुआ गिर पड़ा और मैंने उसकी कार अपने स्टोरेज में गायब कर दी। घर लौटकर थोड़ी देर रुका। अब आखिरी तैयारी का समय था। मैंने मिनिएचर मेशन मॉडल निकाला। फिर अपना सारा छोटा किया हुआ सामान, खाना और फर्नीचर उस मॉडल हाउस के अंदर ठूंस दिया। मैंने उस फ्लैट को आखिरी बार देखा जहां 10 साल रहा था। ठंडी रात की हवा चल रही थी, लेकिन मुझे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। जब मैंने मॉडल का दरवाजा बंद किया, मैंने सिर्फ एक छोटा छेद छोड़ा और उससे बंधी एक डोरी। खिड़की के बाहर बारिश की दीवार देखकर मैं फुसफुसाया, 10 मिनट बाद मिलते हैं। मैंने डोरी का सिरा कसकर पकड़ा और सिस्टम को आदेश दिया, मुझे 1000 गुना छोटा कर दो। अगले ही पल पूरी दुनिया मेरे सामने विशाल हो गई। मैं हवा में झूल रहा था। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। मेरा भाई उम्मीद से पहले लौट आया था। मैंने ट्रैक्शन केबल चालू की और मॉडल हाउस की तरफ खींच गया। मैं बिजली की रफ्तार से उसके पास से निकल गया। वह मुझे देख भी न पाया। वह गर्जा, वोंग ताओ कमीने, और गुस्से में सोफे पर लात मार दी। फिर अचानक ठिठक गया। उसे समझ आ गया, ड्राइंग रूम का पूरा सामान गायब है। तभी उसके फोन पर मेरा तय किया हुआ मैसेज पहुंचा, छोटे भाई, सप्लाई मैं ले जा रहा हूं। मैं फ्लाइट पकड़ चुका हूं। अलविदा। वह पागलों की तरह चीखा, तो तुम भी फिर से जन्म लेकर आए हो। उसने मुझे बेकार सिकुड़ने वाले सिस्टम पर ताना मारा। मैं उसके सिर के ठीक ऊपर अपने ठिकाने से चुपचाप हंसा। फिर मैंने प्रवेश द्वार को धातु की प्लेट से बंद किया और पावर स्विच ऑन कर दिया। एलईडी पट्टियां जगमगा उठीं। मेरा नया छोटा संसार रोशनी से भर गया। मैं चुराई हुई फेरारी में बैठा। वह खिलौना कार से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। मैं उसे मिनिएचर मिशन तक ले गया। मैंने जनरेटर जोड़ा और फिर हॉट टब में जा बैठा। भाई का खाना खाते हुए मैं रिकॉर्ड तोड़ तूफान की खबरें देखता रहा। फिर निगरानी स्क्रीन चालू की। मैं प्रलय को फिल्म की तरह देखना चाहता था। स्क्रीन पर मेरा भाई पहले गुस्से में था, फिर वह विक्षिप्त हंसी हंसने लगा। वह चीखा, मेरे पास भी सिस्टम है। मैं चीजों को 1000 गुना बड़ा कर सकता हूं। उसने कहा, बड़े भाई, एक दिन तुम्हारा खाना खत्म होगा। फिर जब तुम रेंगते हुए लौटोगे, मैं तुम्हें सड़ने दूंगा। और मुड़ी हुई मुस्कान के साथ शाओलिन को अंदर खींच लाया। वह उसे पागल समझ रही थी। इतनी सिस्टम वाली बातों से क्या तुम सच में दिमाग खो बैठे हो? लेकिन ड्राइंग रूम में पड़ा 100 गुना बड़ा सेब देखकर वह चुप हो गई। वोंगजिया ने सीना फुला लिया। यह चमत्कार मैंने किया है। उसने एक अंगूर उठाया और उसे तुरंत विशाल बना दिया। उसका वजन फर्श की टाइलें चटका गया। शाओलिन हाफ उठी और उसकी बाह पकड़ ली। तुम कमाल हो। मैं कितनी खुशनसीब हूं कि तुम मेरे साथ हो। वह और फूल गया। उसने कहा, अब तुम्हें सप्लाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
शाओलिंग ने खिड़की से बाहर देखा। अगर बारिश चलती रही, नीचे की मंजिलें डूब जाएंगी। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? उसने पूछा। उसने हाथ झटक दिया। अभी उन्हें भूल जाओ। पहले इस इमारत का सारा खाना जमा करते हैं, उसे बढ़ाकर बेचेंगे और धरती के सबसे अमीर लोग बनेंगे। शाओलिन खिलखिलाई और उसका अहंकार सहलाने लगी। तुम कितने स्मार्ट हो, आखिर कॉलेज पढ़े हो। वह अपनी मूर्खतापूर्ण मुस्कान में खो गया, खुद को राजा समझने लगा। मैं तरबूज खाते हुए सब देख रहा था, अपने मासूम छोटे भाई पर। मुझे लगभग दया आ गई। उसे पता ही नहीं था, वह पहले से मौत का सामान बन चुका है। लगातार बारिश ने इमारत को टापू बना दिया। 3 महीनों तक वह इस टापू का देवता बना रहा। फिर शाओलिंग और उसके भाई ने उसे बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया। उसे खाने बढ़ाने वाली मशीन बना दिया। जब उसे उल्टा लटकाया गया, वह रोज मुझे पुकारता था, भाई मुझे बचा लो। कई बार मैं पिघलने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया उसने मुझे कैसे मारा था, और मेरा दिल पत्थर हो गया। पिछले जन्म का हिसाब अब बराबर हो चुका था। अब उसे वही भाग्य भुगतना था जो उसने खुद चुना था। मैंने खुद से यही कहा और उसे पूरी तरह अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक हाथी जितना बड़ा तिलचट्टा मेरे सामने आ गया। मैं सच में डर गया। नीचे मेरा भाई अभी भी उल्टा लटका था और मदद के लिए चीख रहा था। उसे जैसे एक पल को मेरी आवाज सुनाई दी हो। तभी चाबुक पड़ा। शाओलिंग का भाई गरजा, यह बैच खत्म करो, फिर 10 मिनट के लिए उतार दूंगा। मैं भागकर विला में गया और दीवार पर टंगा कंपाउंड बो उठा लाया। कभी सोचा नहीं था यह खिलौना सच में काम आएगा, लेकिन वह तिलचट्टा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसे मारने में 3 पूरे दिन लग गए। जाल और आग दोनों लगाने पड़े। इसकी कीमत थी मेरे आधे खाने का खत्म हो जाना, और यह एक निर्दयी चेतावनी थी। इस प्रलय में कोई जगह सच में सुरक्षित नहीं होती। मैंने तय किया, घर के हर वेंट पर धातु की जाली लगाऊंगा। यह बेहद भारी काम था, लेकिन मैं इससे कहीं कठिन 10 साल झेल चुका था। मैंने लोहे के तारों से हथियार बनाने के लिए भट्ठी भी लगा ली। काम खत्म कर बैठा ही था कि मॉनिटर पर कुछ दिखा। वोंगजिया आखिर बगावत कर रहा था, मगर शाओलिंग के रोते ही फिर टूट गया। अगले दिन उसे फिर बांधा गया और उल्टा लटका दिया गया। इमारत में संकट का सामना करने को एक नई रानी उभर रही थी। इसी वजह से सुरक्षा बाड़ बनाना मेरी पहली प्राथमिकता बना। मैंने अपना समय बराबर बांट दिया, आधा दिन निर्माण में और आधा शरीर को ट्रेन करने में। रात में घंटों कंप्यूटर पर बैठता, हथियार बनाना सीखता, खासकर आग्नेयास्त्रों की तकनीक। 3 और महीने बीत गए। धातु की बाड़ लगभग तैयार हो गई। मैंने कई ग्रीनहाउस भी बना लिए, अनाज और सब्जियां उगाने के लिए। फिर मैंने कैमरे देखे। इमारत का हाल पूरी तरह बदल चुका था। शाओलिंग के माता पिता भयानक अंत तक पहुंच चुके थे, और वह खुद एक दासी बन गई थी। वोंगजिया अभी भी संसाधन पैदा करने वाली मशीन था। बागियों ने उसके सिस्टम का अध्ययन किया और उसके शरीर में सिर्फ एक उंगली चलने लायक छोड़ी, ताकि वह खाने को छू सके। मैं यह सब ठंडे मन से देखता रहा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। काबू में रखा गया विशेष इंसान सबसे दुखी जीव होता है। वोंगजिया की आंखें अब मर चुकी थीं। बेवकूफी की चमक गायब थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिरामिड जैसी व्यवस्था में एक नया राजा उभरा। वोंगजिया सबसे नीचे था, बिल्कुल अपमानित, बिल्कुल बेइज्जत। मैं अपने विला में दर्शक बना रहा। तभी घातक चींटियां वेंट से घुस आईं। घर बचाने के लिए मुझे लड़ना पड़ा। वह मौत तक का युद्ध था, और 1 मिनट से भी ज्यादा चला। चींटियां लगभग खत्म हो गईं, मगर मुझे भी जोरदार चोट लगी।
अगले 6 महीने मैंने जुनून की तरह वेंट मजबूत किए। 1 साल बीत गया। मॉनिटर में वोंगजिया की आंखें सड़ी लकड़ी जैसी निस्पंद लगती थीं। उसकी रोज की दुर्दशा देखना ही मुझे शांत रखता था। फिर इमारत की सत्ता दोबारा बदली। इस बार बाहरी लोगों ने कब्जा किया। क्रूर युद्ध के बाद विजेताओं ने खंडहरों में नई सल्तनत बनाई। उन्होंने खाने के बदले दूसरी इमारतों से गठजोड़ और व्यापार शुरू किया। उन्हें ढहने का डर नहीं था। जब तक दालोत जिंदा था उनके पास अनंत खाना था। वोंगजिया अब बेजान बोझा ढोने वाला जानवर था और मैं बस देखने वाला। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक विशाल पुरखा कनखजूरा मेरी रक्षा तोड़कर अंदर घुस आया। मेरे हथियार उसे छू भी नहीं पाए। मैं फेरारी में कूदा और सीधे उस राक्षस पर चढ़ गया। जैसे ही उसे छूने लायक पास पहुंचा वह अचानक सिकुड़ गया। मैंने देर नहीं की। पैर उठाया और धप्प उसे कीड़े की तरह कुचल दिया। फर्श पर बस एक दाग बचा। 2 साल मैं इसी इमारत में अकेला जिया। जो भी घुसा उसे मारकर। फिर स्क्रीन पर एक निजी संदेश उभरा। मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूं। यह प्रेसिडेंट हुआ थी। मैंने जवाब भेजा, जब चाहो आ जाओ। मेरे नीचे एक धर्मांध पागल ने मेरे भाई वोंगजिया को सचमुच का देवता बना दिया था। मैं उसे मंदिर में उल्टा लटका देखता था, जैसे हाईटेक पिंजरे में भूत हूं। ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन पनडुब्बी से कुछ आवारा लोग आए। उनमें एक लंबे बालों वाला भिखारी था जिससे मौत जैसी बदबू आ रही थी। उसी वक्त मेरे फोन में फिर मैसेज आया, भाई वोंग मैं आ गई। सन्नाटा टूट गया। उसे बचाने की तीखी चाह उठी। मैंने कबाड़ से छोटा विमान बनाया, मगर पास पहुंचते ही वह क्रैश हो गया। मैं ठीक उसके ऊपर था। इतने लंबे अकेलेपन ने मुझसे डर लगभग छीन लिया था। मैंने एक मक्खी पकड़कर पालनी शुरू कर दी थी, सिर्फ पागल न होने के लिए। मुझे पता था बाहरी लोग यहां ज्यादा नहीं रुकेंगे। तभी एक पहरेदार चिल्लाया, यह बदबूदार भिखारी नहीं, एक खूबसूरत औरत है। गार्ड उस पर झपटे। मैंने एक पल भी नहीं गवाया। सिस्टम चलाया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसे अपने आश्रय में ले आया। मैंने उसे अपने ईडन वाले सोफे पर लिटाया और उसके घाव भरते देखे। झुककर सुना। वह बहुत धीरे बोली, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। मैं उसे तुरंत भीतर ले गया। खाने की प्लेट दी। वह ऐसे टूट पड़ी जैसे वर्षों से कुछ न खाया हो। मैंने कहा, धीरे खाओ। मैं उसके उलझे बाल सहला रहा था। तभी उसका भेष ढीला पड़ गया। उसके नीचे दूध सी उजली त्वचा थी। मैं खुद से पूछने लगा, असल में यहां चल क्या रहा है? मैंने सोचा कहीं निगलते निगलते दम न घुट जाए। मगर वह खाती रही जब तक एक कौर भी और न ले सकी। फिर बेहोश होकर ढह गई। उसके रुकते ही मैं उसे संभालने लगा, नहाने के लिए ले गया। मगर उसकी आंखों की चमक बहुत पहले बुझ चुकी थी। वह बेचैनी से बैठी रही, मुझसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर। मैंने कहा, इसे अपना घर समझो। और पूछा, रास्ते में बहुत कष्ट झेला? मेरे शब्द सीधे उसके दिल में लगे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरे कंधे पर झुक गई, रोती रही थक जाने तक। फिर बोली, वह 2 साल से ज्यादा समय कंपनी की बिल्डिंग में फंसी रही थी। सबके जाने के बाद उसने लॉबी की स्क्रीन पर मेरी मीटिंग देखी थी। मेरे संदेश से उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने गार्ड हटाए और ऊपरी मंजिलें बंद कर दी। बिजली कटने तक वह ऑफिस सप्लाई खाकर जीती रही। फिर परिवार से संपर्क टूट गया। 2 साल अंधेरे में रही। फिर पनडुब्बी बेड़ा आया और उसे ले गया। मैंने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया? उसने मुझे धक्का दिया और मेरी घटिया सोच पर चिढ़ गई। मैंने कहा, इस प्रलय में किसी खूबसूरत औरत के साथ
कुछ अच्छा हुआ हो, यह कल्पना करना मुश्किल है। तब उसने सच्चाई बताई। वह पनडुब्बी दरअसल उसके पिता की थी। वह बहुत अमीर थे। कंपनी भी उन्होंने उसे खिलौने की तरह दी थी। उसे ढूंढने के लिए बेड़ा बनाया, मगर तब तक इमारत विद्रोह में उजड़ चुकी थी। कहीं जाने की जगह न बची। उसके पिता कप्तान बन गए और समुद्रों में भटकने लगे। वह भेष बदलकर रहती थी ताकि उसकी सुंदरता मुसीबत न बने। अब मूल क्रू मर चुका था। उसके पिता ने ही एक जहरीले भोजन से सबको मार दिया था और अब वह भला कप्तान बनकर बचे लोगों को उठाता फिरता था। मैंने रुककर पूछा, तो क्या हम तुम्हारे पिता को बचाएंगे? उसने कहा, वह अब वहां नहीं है। एक सौदे के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसने समझाया, नया कप्तान उसे इसलिए रखे था क्योंकि उसके पिता उसे जहाज की किस्मत कहते थे। मैं ठिठक गया। क्या कोई सच में यह मानता था? वह बस मुस्कुराई। उसने पुराना टूटा फोन निकाला और सच बता दिया। जहाज का सेल्फ डिस्ट्रक्ट कोड उसी के पास था। कप्तान बदलते रहे, लेकिन जहाज डुबो सकने की ताकत उसे सबसे सुरक्षित इंसान बनाती रही। मैं उसे गले लगा बैठा, उसके झेले हुए सब दर्द का भार महसूस करते हुए। उसने कहा, उसके पिता की आखिरी इच्छा थी उसे वहां ले जाया जाए जहां वह खुद जाना चाहती हो, और उसने मुझे चुना। मुझे ढूंढना ही उसके जीते रहने की वजह बन गया था। यह समझते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं ही उसका पूरा संसार बन चुका था। उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी, मुझे चूमा और कहा, मुझे बेबी कहो। मैं हंसा और बोला, मुझे पति कहो। वह हंसी और बोली, सपने बहुत देखते हो। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में देखकर मैंने वादा किया, उम्र भर उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसे कमरे तक ले गया। तभी उसने कोने में पड़े पुराने गुड्डों की तरफ इशारा किया और पूछा, उनका क्या? अपने पुराने लोगों के साथ ऐसा भी बर्ताव करते हैं क्या? उसने खेलते खेलते मेरा कान खींचा। एक पल को प्रलय बहुत दूर लगने लगा। बाद में उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। पसंद जरूर करता हूं, मगर पसंद और प्यार का फर्क अब भी धुंधला है। मैंने कभी सोचा था किसी ताकतवर सीईओ से शादी करूंगा और ऊपर चढ़ जाऊंगा, मगर ऐसा होगा यह कभी नहीं सोचा था। तभी तेज झटका लगा। एक और विद्रोह शुरू हो चुका था। पोप का गुट सबसे ताकतवर था, फिर भी वे गिरे हुए देवता पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैं स्क्रीन देखता रहा। एक आकृति दौड़ी आई और बंदी की रस्सियां काट दी। आजादी का देवता खुल चुका था। उसका पीला चेहरा लालच और भय से टेढ़ा था। वह फुसफुसाया, मैं आजाद हूं वोंग ताओ। उसकी आंखें खाई जैसी थीं। कमरे में सब जम गए। तभी पोप चीखता हुआ आया। अपने आदमियों को बोला, इसे खत्म करो। मगर तलवारें पहले ही उठ चुकी थीं और इस बार उनका निशाना सीधे मंदिर का दिल था। वोंगजिया ने सिर पीछे फेंका और बुदबुदाया, भाई मैं फिर तुम्हें मारने आ रहा हूं। मैं चुपचाप स्क्रीन देखता रहा। मेरी बाहों में सिमटी वह लड़की पूछ बैठी, उसका भाई कौन है? मैंने नीचे देखकर कहा, तुम्हारा पति। वह तुरंत समझ गई। तो तुम्हारी शक्तियां बिल्कुल उल्टी हैं, है ना? उसकी नजर मेरे विशाल भंडार पर घूमी। मैंने कहा, मैं चीजों को छोटा करता हूं और वह ठीक उल्टा करता है। लेकिन उसने तुम्हें फिर मारने की बात क्यों कही? वह कांपती आवाज में पूछी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे खुश रखो, शायद फिर बताऊं। उधर मंदिर में वोंगजिया पागलों की तरह सब तोड़ रहा था। वह अपने अनुयायियों को सजा दे रहा था। वह चीख रहा था, चाहे पूरा शहर मिटाना पड़े, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। एक अनुयायी ने पवित्र तलवार दी। वह भड़क उठा, ये तो कमबख्त मोबाइल है। उसी समय मेरे फोन पर
छोटे भाई का संदेश उभरा। प्रिय बड़े भाई, कहाँ छिपे हो? मैं पीछे टिक गया। अब उसके दिमाग से खेलने का समय था। मैंने उसके साथ एक नकली पृष्ठभूमि बनाई, टूथब्रश की नीली सफेद प्लास्टिक से। दीवार पर दूर का सस्ता सा दृश्य बन गया। फिर एआई से तस्वीर सुधारी ताकि मुझे उसे गले लगाए देखना असली लगे। मैंने फोटो भेजी, कैप्शन लिखा, प्यारे छोटे तोतो, मैं अभी धूप वाले बीच पर मजे कर रहा हूं। ऊपर का लैंप सच में सूरज जैसा लग रहा था। मैंने रेत और बिकिनी की बातें लिखकर उसे उकसाया। उसकी नसें फूल गईं। वह फोटो में खोट ढूंढता रहा। फिर अचानक उसे लगा उसने कुछ पकड़ लिया है। उसने जवाब दिया, क्या तुम किसी पहाड़ी चोटी पर हो? बकवास मत करो वोंग, मैं जानता हूं तुम यहीं हो, और कसम खाता हूं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। मैं हंस पड़ा और वार थोड़ा और गहरा किया। ओह तो तुम्हारा बेबस गुस्सा देखकर मुझे बहुत मजा आता है। वोंगजिया घबरा गया, घूम घूम कर चिल्लाने लगा, सब मॉनिटर तोड़ दो। मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। उसे समझ आ गया, फिर से उसके साथ खेल हुआ है। मैंने मैसेज किया, क्या सच में तुम्हें लगता है हालात तुम्हारे काबू में हैं? मैं जब चाहूं तुम्हारी आजादी को मजाक बना सकता हूं। उसने तुरंत मान लिया। मैं उसके खाने पर आने वाला हूं। उसने पहरे दोगुने करा दिए। वह मेरे जाल में फंस गया। मुझे उसका खाना छूना ही नहीं था। मैं बस उसे थकाना चाहता था। मैंने फोन बंद किया और स्ट्रॉबेरी तोड़ने चला गया। वह पूछने लगी, अंगूर तैयार होने में कितना वक्त लगता है? मैंने कहा, चौथे और पांचवें साल के बीच। वे अपने सबसे अच्छे दौर में होते हैं। वह बच्चे जैसी चमक से भर उठी। उसे समझ आया, बोना और काटना भी खुशी दे सकता है। मैंने चिढ़ाया, पहले तुम दुनिया को देखती ही कहाँ थीं? उधर स्क्रीन पर वोंगजिया डरावने सपने से चीखते हुए उठा। पहरेदारों से चिल्लाकर बोला, वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। वह मुझे छोटा कर देगा। उसने अपनी सत्ता मजबूत करने को नया धर्म फैला दिया। वह खुद को सर्वोच्च देवता बताने लगा और मुझे दुनिया बर्बाद करने वाला दानव। यह देखकर मैं हंस पड़ा। प्रलय के 3 साल बाद भी लोग उसकी झूठी बातों पर यकीन कर रहे थे। तभी खबर आई, कुछ जलडाकुओं ने इमारत घेर ली है। उन्हें हालिया विद्रोह मौका लगा। लेकिन वोंगजिया छाता लेकर सीधे छत पर चला गया और नीचे भीड़ को देखने लगा। फिर उसने शांत स्वर में कुछ ईंटें निकलवाने का आदेश दिया। गार्ड हैरान थे, मगर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वे ईंटें उसके पास लाए। मैं स्क्रीन से देखता रहा। मेरा भाई अब क्या करने वाला है? उसने ईंट हाथ में तोली, फिर छत के बिल्कुल किनारे गया। हाथ बढ़ाकर फुसफुसाया, दुनिया को शुभ रात्रि, और ईंट नीचे गिराकर 1000 गुना बड़ा कर दिया। भयानक धमाके के साथ उस विशाल वस्तु ने जलडाकुओं को कुचल डाला। उसके अनुयायियों की नजर में वोंगजिया सचमुच जीवित देवता बन गया। वह पूरी तरह पागल हो चुका था। सालों की घृणा और उपेक्षा ने उसे चरम पर धकेल दिया था। वह सशंक देवता बनकर जी रहा था, अपनी सनक को झूठी दया के पर्दे से ढकते हुए। नीचे जमीन खून से भीग चुकी थी, मगर उसके अनुयायी आशा के लिए इतने भूखे थे कि उसके ठिकाने को दिव्य जन्मभूमि कहने लगे। तभी उसने शाओलिंग को निजी मंदिर में बुलाया। वह उसकी दयनीय सच्चाई जानने वाली आखिरी इंसान थी। वह कांपते हुए आई और उसे प्रभु कहकर पुकारा। बस उसी पर वह फट पड़ा, उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, याद है तुम मुझे पीटती थीं? उसे दासी नहीं चाहिए थी। उसे अपनी विकृत यादों वाली वही पुरानी शाओलिंग चाहिए थी, जो उस पर ऊपर से देखती थी। उसने विनती की, मुझसे झूठ बोलो, मुझे मारो, मुझे वैसा ही कुचलो जैसा पहले करती थी। लेकिन शाओलिंग बस रोती रही। उसने कहा, मैं किसी देवता को छूने की हिम्मत नहीं कर सकती।
यही उसकी टूटी हुई आत्मा पर आखिरी वार था। वोंगजिया अपने ही क्रोध के बोझ से वहीं ढह गया। ईडन में चौथे साल तक मुझे लगा मैं शांति पा चुका हूं, लेकिन मेरा भाई अभी विनाश की राह पर बस शुरुआत ही कर रहा था। 5वें साल वह बारिश में खड़ा होकर बोला, दुनिया को बचाने के लिए भगवान बलि मांगता है। हमारी इमारत कब्र जैसी अकेली खड़ी थी, रोशनी से घिरी, मानो अंतिम समाधि हो। उसने कहा, मुझ में अब इसे बदलने की ताकत नहीं बची। और सच कहूं, शायद यही बेहतर है। लेकिन भविष्य मानवता का है। मैंने इसे देखा है। जब सूरज लौटने पर जश्न के संदेश आए थे, आपदा के बाद का वह जीवित बचा दृश्य मुझे सच में प्रिय है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हम सूरज को खोजने के लिए पैदा हुए हैं और फिर से खिलेंगे। मगर वोंगजिया की पागलपन बढ़ती गई। उसका अकेला टापू सिर्फ हड्डियां जोड़ता रहा। जो भी उसके विरुद्ध गया, मरता गया। वहीं पीछे शाओलिन की आंखों में होश की एक हल्की लौ लौटती दिखी। उसने धीरे से पूछा, क्या यह सच में दुनिया को बचाएगा? वह झल्लाकर बोला, क्या तुम अपने देवता पर सवाल उठा रही हो? वह डर से घुटनों पर बैठ गई। वोंगजिया मुस्कुराया, जैसे उसके कंधों से बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे एक विकृत राहत मिली। मैं सही हूं, उसने खोखली निगाह से कहा, क्योंकि मैंने भविष्य की वह मौत जैसी खामोशी देखी है। मेरा भाई पागल हो चुका था। वह उस सच को मानने से इनकार कर रहा था कि अगर हम कोशिश करते तो इंसानियत बच सकती थी। मुझे उसकी स्वार्थी सोच से नफरत थी। उसके पास सब बदलने की ताकत थी, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैं वही उद्धारक बनूंगा जो वह बन न सका। 9वें साल उसका बनाया पहाड़ बादलों को छू रहा था। वही धरती पर बारिश से अछूती आखिरी जगह थी। नीचे दैक के बिंदुओं जैसे दिखते थे। ग्रेनाइट और मिट्टी की परतों के नीचे उनकी हड्डियां दबी थीं। यह पागलपन था, और मेरा दिल टूटता था यह जानकर। इस इमारत में अब सिर्फ हम 4 बचे हैं। मुझे लगा आखिर वह जवाब मिल गया जिससे मैं हमेशा डरता था। वोंगजिया अब सिर्फ हड्डियां और चमड़ी रह गया था। उसकी आवाज भर्रा चुकी थी, और वह शाओलिन को आखिरी कदम उठाते देख रहा था। वह आगे बढ़ी, जैसे बरसों से अपना भाग्य जानती हो। मैं इस प्रलय को हराने वाला हूं। लेकिन 10 साल की सीमा अब लगभग पूरी हो गई है। गहरे सन्नाटे में शाओलिन दीवार पर चढ़ गई। उसने बाहें फैला दीं। वोंगजिया फुसफुसाया, तुम दूसरों से अलग होगी, मेरी बनाई सबसे खास दानवाकार रचना। मैं ईडन में कांपती धरती महसूस कर रहा था। तभी समझ आया, वह हार चुका है। उसने पुकारा, भाई, मुझे पता है तुम अब भी अंदर हो। मेरे विशालकाय ने पूरी दुनिया खोज डाली, लेकिन तुम्हारी फोटो वाली जगह है कहीं नहीं मिली। तुमने सूरज के बारे में झूठ बोला था। इस ग्रह पर रोशनी सिर्फ यहीं मिल सकती है। वह वीरान धरती को देखता रहा। मैं इस निराश भविष्य को बदल दूंगा। तुम उस लड़की के साथ अपनी छोटी दुनिया में रहो। मैंने तुम्हारे बटुए की बीच वाली जेब में अपनी बॉस की फोटो देखी थी। भावनाएं छिपाने वाला असली कायर तुम हो। मगर अब फर्क नहीं पड़ता। मेरे जाने के बाद ताइचू कप में सुरक्षित रहना, जब तक तुम दोनों मानवता का नेतृत्व करने लायक समय तक पहुंचो। फिर 10 साल का निशान आ गया। मैंने वोंगजिया को देखा। बिना किसी हैरानी के, सपने देखते रहो, मैंने थूका और बदला लेने को झपटा। इस दुनिया को अलविदा कहो। भाई की मौत के बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, मैं अब भी ईडन बिल्डिंग के ताइचू कप के अंदर था। 1 साल पूरा हो चुका था। भाई से हुई शर्त के मुताबिक अब नीचे उतरने का समय था। दानवाकार लोग जा रहे थे गिजू की ओर, मरने और नई दुनिया के लिए खाद बनने।
आखिर वह समय आ ही गया। मैं छत पर चढ़ा। वहां सब खाली था। तभी हल्का उभरा हुआ पेट लिए हाहा ने मेरी बाह पकड़ ली और पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने दूर तक देखा और सोचा, हमारे बच्चों को, इस नई विशाल धरती को समझने में कितना समय लगेगा। शायद एक दिन हमारे वंशज मानेंगे ही नहीं कि हम कभी थे भी, और इस प्रलय से हमारी लड़ाई सिर्फ प्राचीन मिथक बन जाएगी। मैं जानता हूं, असली हुआ हाई उस भूखी बिल्डिंग में बहुत पहले मर चुका था। लेकिन मुझे उस इंसान से प्यार हुआ जो तुम बाद में बनी। तुम्हें मुझसे प्यार करने में 6 साल से भी ज्यादा लगे, और इस बोझ को स्वीकारने में भी। हमारी पुरानी सभ्यता पूरी तरह मिट चुकी थी।